तो आज हम सब ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑसिलेशन जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ऑसिलेशन चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इसी लेक्चर के साथ ये ऑसिलेशन टॉपिक जो है हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। तो हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे? ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस में नंबर 1 फ्री ऑसिलेशन। क्या है? फ्री ऑसिलेशन। नाम ही में लगा हुआ है फ्री। फ्री किसको कहते हैं? जिसके ऊपर किसी प्रकार का बाउंडेशन ना हो, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो और उस केस में कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा हो। जैसा कि हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम में देखा था कि ये सिंपल पेंडुलम को अगर सस्पेंड करके यहाँ रख दिया है और इसको डिस्प्लेस करके ये मिनिमम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है, तो इस प्रकार से क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ये ऑसिलेट करते करते पहली बार तो इतना ऑसिलेशन कर रहा था, कुछ देर के बाद इसका ऑसिलेशन ऐसे करते करते अंत में क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑसिलेशन है वो फ्री नहीं है, क्योंकि ऑसिलेशन अगर फ्री होता तो एक बार हमने ऑसिलेट कर दिया तो वो हमेशा इतना ही ऑसिलेशन उसका रहता, यानी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम रहना चाहिए था। मगर हम लोग इन जनरल क्या देखते हैं कि जब ये ऑसिलेट करता है तो इसको जो हमने इसको एवं उठाने में जो एनर्जी इसको दिया, वर्क किया, उसको एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। अब ये एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो करके इस प्रकार से ये ऑसिलेट करता रहता है। मगर इसको जो हमने एनर्जी दिया वो एनर्जी क्या होती है, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इस पर विस्कस फोर्स लगाते हैं। जब फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग देखेंगे कि कोई भी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर जो है एक अपोजिंग फोर्स, वैसे ही जैसे कि हम लोग अर्थ सरफेस से जब चलते हैं तो हमारे लेग्स के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। तो सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स और फ्लूइड के बीच में, फ्लूइड में हमारा कौन कौन आता है, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैस के केस में विस्कस फोर्स ये एक फ्रिक्शनल ही फोर्स है, मगर एक इनके बीच में लगता है लिक्विड के केस में और गैस के केस में ये लगता है। तो इस विस्कस फोर्स की वजह से ये क्या होती है, जो एनर्जी हमने दिया था ये एनर्जी इनके विस्कस फोर्स के अगेंस्ट क्या होती है, वो खर्च हो जाती है। और एनर्जी जैसे जैसे खर्च होती जाएगी इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, वो कम होते होते अंत में स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होकर के समाप्त हो जाती है। तो इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो एक होता है फ्री ऑसिलेशन जिसमें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज विस्कस फोर्स, कोई एक्ट नहीं करेगा, और एक में होगा कि विस्कस फोर्स कार्य करेगा। इससे क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है धीरे धीरे रिड्यूस होकर के वो गिर जाएगा, रिड्यूस होकर के कम हो जाएगा और कम होकर के स्टॉप हो जाएगा। तो फ्री ऑसिलेशन में लिखिए, तो those oscillations whose amplitude of oscillation remains unchanged are called free oscillation. आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। यानी फ्री ऑसिलेशन होगा तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ खींचे तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा।
तो मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया, वो टाइम को ले लिया, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ खींच रहे हैं, और ये हमने एक ये हेल्पिंग लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ले लिया, और यहाँ से हेल्पिंग लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल लिया, और ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा वाई वाई डैश वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को शो करें, इधर प्लस वाई है और इधर क्या होगा माइनस वाई। ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी y इक्वल टू ए है, और ये वाला पॉइंट किसका है y इक्वल टू माइनस ए। तो जब अगर वो फ्री ऑसिलेशन यानी उसके ऑसिलेशन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, उस केस में क्या होगा, बॉडी का ऑसिलेशन का जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, हर समय क्या होगा वो फिक्स रहेगा। देख सकते हैं इस ग्राफ में, अगर मैं देखूं ये एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो अगर इस टाइम को देखें, टाइम मान लो कि ये t इक्वल टू T1 है, तो टाइम T1 पर एम्पलीट्यूड अगर a है, तो अगर इस टाइम पर देखें टाइम t इक्वल टू T2 टाइम T2 सेकेंड, तो इस समय भी कितना है एम्पलीट्यूड उतना ही है। अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है अगर देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अभी भी क्या है वो सेम है। तो अगर उसका एम्पलीट्यूड टाइम के स्पेंड होने पर एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट बना रहे तो उसको क्या कहते हैं, t इक्वल टू T3, t इक्वल टू कितना है T3। तो हर बार उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है वो फिक्स है। तो अगर एम्पलीट्यूड फिक्स हो तो उसको क्या कहेंगे, ये फ्री ऑसिलेशन हो रहा। तो इस केस में हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट है। मगर ये ऑसिलेशन का जो है अगर ग्राफ ड्रा करें और ये एम्पलीट्यूड क्या हो कम होता जाए टाइम के साथ, तो उस केस में क्या होगा, उसको कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो नंबर 2 देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन। नाम लिखा हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब ये ऑसिलेशन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। ऐसे ऑसिलेट कर रहा था तो पहली बार इतना, दूसरी बार इतना, तीसरी बार, अब ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो रहा है धीरे धीरे कम होकर के अंत में स्टॉप हो गया। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन लिखिए, दोज ऑसिलेशंस whose amplitude of oscillations decreases with time those oscillations whose amplitude of oscillation decreases with time are called damped oscillation। क्या बोलते हैं, damped oscillation। तो अगर उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है वो डिक्रीज करता है, तो उस केस में इस ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर इसका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम ड्रा करें तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हो गया टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया है, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पर ले लिया है, वाई वाई डैश ये ओरिजिन हो गया, वाई वाई डैश ये वाई एक्सिस, इस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को ले लिया। तो इधर जब मेजर करेंगे वो प्लस वाई, इधर जो मेजरमेंट करेंगे वो माइनस वाई। और इस समय हम देख सकते हैं
कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। कैसे? तो ये हमने एक हेल्पिंग लाइन ड्रॉ कर लिया कर्व टाइप का, और जितना ये ऊपर गया है उतना ही नीचे आ जाइए। ये प्लस ए माइनस ए, यानी यहाँ y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू प्लस ए, और इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस y। तो हम क्या देखते हैं कि पहले तो एम्पलीट्यूड इतना था, कुछ टाइम बीता और इधर वाला तो बनाया ही नहीं, पहले इधर वाला भी बना ले ताकि ग्राफ जब ड्रा करे तो सही से बने। तो ये भी एक डॉटेड लाइन, ये रीजन ये शो कर रहा है कि हमारी ग्राफ जो है इसके बाहर नहीं जाएगी। तो क्या देख रहे हैं, अब ये एम्पलीट्यूड घट गया, फिर और घटा, फिर और घट गया, फिर और घट गया, और घटा, और घटा, और घटा, और घटा। ये तो क्या देख रहे हैं कि अगर इस टाइम पर देखें तो एम्पलीट्यूड कितना है, इतना ज़्यादा है। अगर इस टाइम पर देखें तो इस पर इतना है, इस वाले टाइम पर देखें तो एम्पलीट्यूड इतना है, इस वाले पर और कम हुआ, इस वाले पर और कम हो गया, इस वाले पर और कम हुआ। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो डिक्रीज कर रहा है। ये t इक्वल टू T2 टाइम, ये वाला कौन सा टाइम है, t इक्वल टू T3 टाइम। तो इस प्रकार से T1, T2, T3 टाइम पर क्या देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वो हमारा डिक्रीज करता जा रहा है। लेकिन इसके केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो हमारा रिमेन सेम। हर केस में देख लीजिए, हर बार उसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस ए। चाहे T1 पर निकालें, चाहे T इक्वल टू ये T2 इसको मान लेते हैं तो ये T3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T4। तो हमने 4 इंस्टेंट लिया है, T1, T2, T3, T4। तो क्या देख रहे हैं, इन सब टाइम पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, वो सेम है। मगर यहाँ देख लीजिए T1 पर एम्पलीट्यूड इतना है, इसके बाद ये और घट गया, इसके बाद और घटा, फिर और घट गया, घटते गया जा रहा। इसका मतलब टाइम के साथ जो है अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घटता जाए तो उस ऑसिलेशन को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर टाइम के साथ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वो हमारा रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस केस को उस ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हमने क्या देखा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो तब तो वो फ्री करता है, मगर इन आवर लाइफ ये क्या हम देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ विस्कस फोर्स लगेंगे जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, वो कम होता जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा एक्ट कर दे कि जो ये एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दे। तो वो अगर एनर्जी को प्रोवाइड करे तो उसका ऑसिलेशन क्या होगा, मेंटेन रहेगा। तो इस जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर पीरियडिकली चेंज हो रहा हो तो ऐसे फोर्स को कहते हैं पीरियोडिक फोर्स। तो अगर इस डैम्प्ड ऑसिलेशन पर कोई पीरियोडिक फोर्स हम अप्लाई कर दें तो ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री ऑसिलेशन में। तो दोज ऑसिलेशंस व्हिच आर हैपन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फोर्स आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो नंबर 3 लिखिए, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो दोज ऑसिलेशंस लिखिए, राइट डाउन, दोज ऑसिलेशंस which are those oscillation which are performed under the
action of a periodic force are called forced oscillation. क्या बोलेंगे? forced oscillation. are called forced oscillation. Forced oscillations. So those oscillations which are performed under the action of a periodic force are called forced oscillation. तो यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए कि ये पीरियोडिक फोर्स होता क्या है. तो पीरियोडिक फोर्स आर दोज फोर्स दैट फोर्स whose magnitude and direction. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रहा हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ये जो फोर्स है वो कैसा है, पीरियोडिक फोर्स हो. तो दैट फोर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन change whose magnitude and direction changes periodically is called periodic force. That force whose magnitude and direction changes periodically is called periodic force. तो ये नोट को अपना ध्यान में रखिए. तो जब इस पीरियोडिक फोर्स को किसी ऑसिलेशन के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो वो जो है उस पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगता है. यानी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है. तो इसी केस का एक है. अब इसी में नोट नंबर 2 डाल लीजिए. नोट नंबर 2 ना डालिए, अब डालिए रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस की घटना पर आधारित जो है कुछ घटनाएं हैं आप लोग देखे होंगे. कौन सी घटना? कि हम लोग रोज जो है चैनल्स जो है वो ऑन करके टीवी जो है देखते हैं, रेडियो से प्रोग्राम सुनते हैं. ये सभी घटनाएं क्या हैं, वो रेजोनेंस पर बेस्ड हैं. इन सब केस में हम लोग क्या करते हैं, एक नॉब को रोटेट करते हैं. रेडियो अगर आप लोग, रेडियो तो अब है ही नहीं, टेलीविज़न से ही समझिए. तो जब किसी चैनल को हम लगाते हैं तो यहाँ से हम एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं. ये वाली फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उन दोनों को जब मैचिंग होती है तब जाके हमें वो प्रोग्राम क्या होता है, दिखाई देता है. तो रेजोनेंस में यही होता है. तो हेडिंग डाल दीजिए रेजोनेंस. पहले समझ लीजिए रेजोनेंस होता क्या है. रेजोनेंस तो रेजोनेंस भी एक क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है. तो व्हेन ए बॉडी इज oscillating
when a body is oscillating under a periodic force, under the action of a periodic force, such that frequency of the periodic force is equal to the natural frequency of the oscillating body, then amplitude of oscillations become too large. This phenomenon is called resonance. This phenomenon is called resonance. यानी रेजोनेंस में क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. कौन सी है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी. ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऑसिलेट करते हैं तो वो एक अपनी फ्रीक्वेंसी से क्या करता है? ऑसिलेट करता है. जैसे कि हमने ये सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड करके जब यहाँ से इसको ऑसिलेट कर दिया तो ये नेचुरली यहाँ से यहाँ तक क्या करता है? ऑसिलेट करता है. तो इसकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको कि वाइब्रेट करने पर वो ऑसिलेट करती है. तो अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका इस पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच किया तो ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, पहले तो इतना इतना हो रहा था, ये ज़्यादा होने लगता है. तो इस केस को ही क्या कहते हैं? ये जो इवेंट हमको देखने को मिल रहा है कब कि देखते होंगे अब झूला झूलाने में, झूले को हम लोग इस प्रकार से झुलाते हैं और एक बार क्या हो गया, अगर वो झूला झूल रहा था, आया इधर, हमने उसको फोर्स लगाया, फिर आया फोर्स लगाया, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे करते करते अचानक क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो झूला जो है हमारा काफ़ी लॉन्ग एम्पलीट्यूड का क्या होता है? ऑसिलेट करने लगता है. तो इस केस को ही क्या कहते हैं? रेजोनेंस. तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, ये आप कंडीशन याद रखेंगे कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक फोर्स. तो इस इवेंट को ही क्या कहते हैं? रेजोनेंस. ये रेजोनेंस में ही, इस रेजोनेंस से बचने के लिए ही जब देखते होंगे कि सेना की टुकड़ी जब पुल को पार करती है उस वक्त हम लोग बोलते हैं कि भाई सेना की टुकड़ी जो है कदम मिला के नहीं चलती है. कदम मिलाने में क्या होता है? एक साथ हाथ सभी सारे सैनिक का आगे जाता है, पैर क्या होगा? पैर भी एक साथ, ये वाला पैर आगे गया तो सारे सैनिकों का आगे, तो इसको कहते हैं कदम मिला के चलना. लेकिन जब ये सेनाएं पुल को पार करती हैं उस वक्त उनका कमांडर बोलता है कि आप लोगों को कदम मिला के नहीं चलना है. क्यों नहीं चलना है? कि अगर कदम मिला के चलेंगे तो आपके कदम की जो फ्रीक्वेंसी है अगर इस पुल के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई उस केस में रेजोनेंस का
फिनोमेनन होगा और पुल क्या करेगा, लंबा लंबा वाइब्रेट करेगा और पुल क्या होगा, गिर जाएगा। तो पुल गिरे ना, इसलिए बोला जाता है कि भाई सैनिक लोग तुम लोग क्या करो, कदम मिला के नहीं चलेंगे। जो फ्लैग मार्च होता है वो एक फेज में नहीं होता। तो फ्लैग मार्च के समय हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं भैया आप कदम मिला के ना चलिए, क्योंकि ये क्या होगा, फिनोमेनन का केस होगा। कौन सा, रेजोनेंस का फिनोमेनन। तो उस केस में पुल टूट सकता है। तो इस घटना से बचने के लिए क्या बोला जाता है कि सैनिक जो है वो कदम मिला के न चलें। और इसके साथ ही ये चैप्टर ऑसिलेशन जो है वो हमारा फिनिश्ड हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इलास्टिसिटी। तो कमिंग सून में अपना लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी। और इसके साथ ही ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।